हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो स्मार्ट वन शॉट सीरीज का आज लास्ट लेक्चर है। ठीक है। और कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं महा मैराथन। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, महा मैराथन, जिसमें मैजिकल वे के अंदर, मैजिकल वे में आप देखना, मेरा एक लेक्चर देखना, आप समझ जाओगे कि ये महा मैराथन सब पर भारी पड़ने वाला है। यस, सब पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये एक अल्टीमेट लेवल का मतलब हम लेकर के आ रहे हैं। बहुत बहुत कुछ इसके अंदर मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है। एक मैजिकल वे में हाई वेटेज टॉपिक। अब वो हाई वेटेज क्यों बोल रहा हूं मैं, क्यों मैं कह पा रहा हूं, यहां से नीट का पेपर मिल जाएगा। ठीक है। पूरी एनालिसिस के साथ मैं उसको आपको बताने वाला हूं प्रॉपर तरीके से। ठीक है। और पहला सेशन जब आप देखोगे, जो सोमवार यानी मंडे को, यानी मंडे की है आपकी 14 तारीख को। यस, 14 तारीख को शाम 5 बजे, तब आप मजबूर हो जाओगे इसके सेकंड और थर्ड सेशन को देखने के लिए, जो अल्टरनेटिव लगाया बॉटनी के साथ। क्लियर है बिल्कुल? 3 सेशन के अंदर, महा मैराथन के अंदर, मैं पूरा पूरा जूलॉजी कवर करने वाला हूं। ठीक है। साथ में हर सब टॉपिक जो मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, ठीक है, उनके हाई वेटेज सब टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं। और साथ में वो क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस को उठाने वाला हूं। समझ गए ना मेरी बात? तो है ना अल्टीमेट वे? तो वो अल्टीमेट वे है बेटा। ठीक है। बहुत तरीके से उसको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है। तो महा मैराथन के अंदर हम लोग मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी, यानी मंडे को, यानी 14 तारीख को शाम को 5 बजे। और कल से चालू हो रहा है। ठीक है। कल बॉटनी का सेशन लगा है, परसों जूलॉजी, फिर बॉटनी, फिर जूलॉजी, फिर बॉटनी, फिर जूलॉजी। पूरा 3 सेशन जूलॉजी, 3 सेशन बॉटनी में आपका कंप्लीट बायो आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक है। तो समय की नजाकत को देखते हुए स्मार्ट वन शॉट सीरीज का आज लास्ट लेक्चर है। इसमें चैप्टर को अल्टीमेट वे में 1.25 घंटे के अंदर, यस, 1.25 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर यहां सेट कर दूंगा। ठीक है, प्रॉपर रिवीजन के साथ। क्लियर है? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। क्लियर बिल्कुल? हाँ, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं देख लो आप। ठीक है। हाँ, एक चैप्टर तुम्हारा ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वो आप एनसीईआरटी डीप लाइन से करोगे, क्योंकि देखा होगा मैंने वेटेज जब निकाल के दिखाया था हर टॉपिक का, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई लगभग लगभग सारे चैप्टर का वेटेज है। सबसे ज्यादा उसमें कह सकते हो कि पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी है, लेकिन पढ़ना पूरा चैप्टर है। जो एनसीईआरटी डीप लाइन से पढ़ना है, अकेला सिंगल। ठीक है। रिमेनिंग मैराथन में तो मैं सारे लेने वाला हूं। ठीक है। और पैटर्न क्या रहेगा, पूरा वीडियो बना के आपको दे दूंगा, किस पैटर्न में किस तरीके से क्या एनालिसिस रहेगी, पूरा एक प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं आपको। कल इसका प्रॉपर आपको 5 मिनट का पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एक बार देख लेना। और कॉन्फिडेंस यहां से यहां ना आए तो मुझे बताना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। डेट ध्यान रखना, 14 तारीख, 14 मंडे, शाम 5 बजे, 5 से 10 पूरा ह्यूमन फिजियो सेट। ठीक है। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं देख लो, ब्लड, लिम्फ, सर्कुलेटरी पाथवे, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पूरा टाइम देख लो, 1.25 घंटे में सेशन खत्म होगा। ठीक है। क्योंकि पीपीटी पे थोड़ी सी मैंने मेहनत पहले से कर ली है। अब सबसे पहले बात करते हैं ब्लड। मैंने पूरी एनसीईआरटी इंक्लूड कर दी है। ठीक है, बिल्कुल पूरी एनसीईआरटी इंक्लूड। अगर मैं ब्लड की बात करता हूं, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी पीएच 7.2 से 7.4 होती है। यस, पीएच एल्कलाइन है, तभी तो कहते हैं कोशिश करो इस ब्लड को एल्कलाइन मेंटेन रहे। कभी कोई ऐसा फूड इंटेक मत करो जो उसको एसिडिक की तरफ लेकर के जाए। समझ रहे हो? जितने भी आप डिब्बे बंद फूड खाते हो, जितने भी टॉक्सिक या जंक फूड खाते हो, उसकी पीएच को कम करता है। और अगर ब्लड की पीएच कम होगी तो बेटा ब्लड की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी रिड्यूस हो जाएगी, और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी, और बहुत कुछ भयानक हो सकता है। समझ में आया? इसलिए हमेशा नेचुरल फूड इंटेक करो, जो कि आपकी ब्लड की पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। पीएच का खतरनाक रोल है, जो एक दिन मैं बताने वाला हूं जबरदस्त तरीके से। तो अब आ जाओ कंपोजिशन। ब्लड का कंपोजिशन क्या है भाई? ब्लड में दो चीजें दे रखी हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब है ब्लड में मिलने वाले सेल। प्लाज्मा 55% होगा, सेल 45% होंगे, एरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट। यहां तक कोई डाउट? हाँ, प्लाज्मा में अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा में आपको 3 चीजें हम पढ़ाने वाले हैं। नंबर 1, प्लाज्मा में हम पढ़ाने वाले हैं आपको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उससे भी पहले वाटर। नंबर 2, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और नंबर 3, ऑर्गेनिक सब्सटेंस।
हाँ, वाटर आप जानते हो लगभग 90 से 92% तो अकेला वाटर ही है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास ले सकते हो। हाँ, बचा हुआ 8 से 9% जो आप बात करोगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, सॉरी 7 से 8% लिख देता हूँ, 7 to 8% के आसपास लिखोगे आप, तब ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर आ जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। इसके अंदर भी अगर मैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करता हूं तो थोड़ा सा एक सीक्वेंस ध्यान रखना। हाँ, एक सीक्वेंस ध्यान रखना होगा आपको। क्या क्या चीजें मिलती हैं उसका मैं रिड्यू एक ऑर्डर लिख देता हूं, उससे आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। ऑर्डर में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आएंगे क्लोराइड, फिर आएंगे इसके अंदर सोडियम आयन, फिर आएंगे इसके अंदर पोटेशियम आयन, फिर आएंगे इसके अंदर कैल्शियम आयन, देन आएंगे मैग्नीशियम आयन। बस ये सीक्वेंस फॉलो कर लेना और कुछ भी नहीं, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आप जानते हो, ठीक है भाई, प्रोटीन्स मेनली है, ब्लड प्रोटीन्स, ठीक है। तो ब्लड प्रोटीन्स सबसे मेन कंपोनेंट है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में 7 to 8% ब्लड प्रोटीन होते हैं। और ब्लड प्रोटीन आप जानते हो, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, एंड फिब्रिनोजन। और तीसरी होगी ग्लोबुलिन, जिसमें अगर मैं एल्बुमिन की बात करता हूं बेटा, एल्बुमिन, दो तीन बातें ध्यान रखनी है। कहां बनती है, क्या करती है और कैसी है, स्मॉलेस्ट है, फॉर्म्ड बाय लिवर, क्या काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। सेम चीजें आपको प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन में भी याद रखनी है। अगेन तीन बातें, कैसी है, लार्जेस्ट, कहां बनती है, ऑल्सो फॉर्म्ड बाय लिवर, क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग, ओहो, क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, कोई नहीं, चलो। ब्लड क्लॉटिंग, अब ग्लोबुलिन की बात आई तो ग्लोबुलिन को मैं अगली स्लाइड में लेकर के जा रहा हूं। ग्लोबुलिन नंबर थर्ड, ग्लोबुलिन आ जाएगी। अगर ग्लोबुलिन की बात करते हैं तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना, अल्फा, बीटा और गामा। यस, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। ठीक है, अल्फा और बीटा की बात करते हैं भाई, दोनों की दोनों लिवर में बनती हैं, ठीक है। इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, बोथ फॉर्म बाय लिवर। हाँ, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, करती क्या है, ठीक है, बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ, बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ vitamins, मिनरल्स एटसेट्रा। अच्छा, गामा ग्लोबुलिन क्या काम करती है, ये लिवर में नहीं बनती, ध्यान रखना है, गामा ग्लोबुलिन लिवर में नहीं बनती। गामा ग्लोबुलिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी, एंटी बॉडी, समझ गए होगे, एंटीबॉडी की बात चल रही है, ठीक है, जो हमने 12th में पढ़ा भी था डिटेल में, ठीक है। हाँ, तो कौन बनाता है, फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं इसको। क्या करती हैं, फंक्शन क्या है इनका, फंक्शन इन्वॉल्व इन डिफेंस सिस्टम,
डिफेंस सिस्टम, प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ठीक है। तो ये तीनों ब्लड प्रोटीन हो गई। तीनों ब्लड प्रोटीन ध्यान रखना लीवर में बनती हैं, एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन जो प्लाज्मा सेल्स के थ्रू बनती है, ठीक है। इन तीनों के मैंने फंक्शन बता दी। इसके अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंस में शुगर आएगा, कोलेस्ट्रॉल आएगा, यूरिया आएगा। इनका कंपोजिशन, शुगर की बात करते हैं तो 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कितना होगा? 50 to 150 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। यूरिया कितनी होगी? ठीक है, आप बोलोगे लगभग 20 से 40, मिडिल वैल्यू भी याद रख सकते हो 30, ठीक है, मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। बस ये बेसिक बातें याद रखनी है आपको। बहुत मेन पॉइंट लिखा रहा हूं मैं जिनसे आपका काम हो जाए, पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाए मेनली, ठीक है। तो कंपोजिशन पर आ रहा हूं वापस, ठीक है। तो क्लियर हो गया, वाटर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। इधर एराथ्रोसाइट आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स, 3 सेल्स आ जाएंगे 45% में। तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है, जो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब आ जाओ, इसके अलावा कंपोजिशन तो समझ में आ गया भाई, 90 से 92% वाटर है, लगभग 1% ऑर्गेनिक सब्सटेंस और 7 से 8% ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोटीन लगभग 80% होंगे, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, ब्लड प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन लिख दिया ना मैंने, हाँ ब्लड प्रोटीन, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगर मैं आरबीसी की बात करता हूं तो इनका नंबर कितना होता है? एनसीईआरटी में दे रखा है 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर एमएमक्यू। यानी आप 1 एमएमक्यू अगर ब्लड लेते हो, कितना लेते हो? 1 एमएमक्यू ब्लड लेते हो, तो इस 1 एमएमक्यू में मिलियंस में आरबीसी होते हैं। यस, 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर एमएमक्यू। यस, साइज एंड शेप की बात करते हैं आरबीसी का, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ठीक है, आरबीसी बाय कॉनकेव होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। आरबीएस में कुछ नहीं होता, आरबीएस के आरबीसी में कुछ नहीं होता, ठीक है, समझना। बाय कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा हो, ठीक है। विदाउट न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ना तो न्यूक्लियस होता ना साइटोप्लाज्म होता, उसमें हीमोग्लोबिन भरा होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम चाहते हैं कि आरबीसी का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते तो वो खुद ही ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते, ठीक है। तो ऑक्सीजन कंजप्शन, यूटिलाइजेशन को रोकने के लिए, कम करने के लिए हमने इसको बाहर निकाला, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मैमल्स के अंदर, ठीक है। तो डिक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मैच्योर आरबीसी, ध्यान रखना, इन केस ऑफ मैच्योर आरबीसी, ठीक है, उसमें ये चीजें नहीं होती। इमेच्योर आरबीसी के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन यहां प्रेजेंट होगा, मेटाबॉलिज्म यहां प्रेजेंट होगा। क्यों भाई? एनारोबिक रेस्पिरेशन तो कर रहा है ना, तो कैटाबॉलिज्म तो है, तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। मैच्योर आरबीसी, मोस्ट ऑफ द मैमल्स विदाउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, भाई एरोबिक नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। हाँ, मेटाबॉलिज्म होगा क्योंकि कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है, क्योंकि आरबीसी का काम क्या है, ठीक है, आरबीसी में हो क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, और अपनी एनर्जी के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और एनारोबिक रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, ठीक है। चलो, ईच आरबीसी, हर एक आरबीसी में एक दो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स नहीं होते। ईच आरबीसी कंटेन मिलियंस मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। यस, हर एक आरबीसी में मिलियंस मॉलिक्यूल होते हैं हीमोग्लोबिन के। ईच आरबीसी कंटेन मिलियंस मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, समझे? मिलियंस मॉलिक्यूल, ठीक है। 280 मिलियंस मॉलिक्यूल इन ईच आरबीसी, बहुत होता है भाई। हाँ, हर एक आरबीसी में 4 हीम होते हैं, 4 ही पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ठीक है। हीम के अंदर 4 आयरन, 4 पोर्फिरिन रिंग होते हैं, जिससे ऑक्सीजन बाइंड करता है आकर के, और पेप्टाइड 2 अल्फा 2 बीटा आप जानते हो, ठीक है। लगभग 141 अमाइनो एसिड अल्फा चेन में होते हैं और 146 अमाइनो एसिड बीटा चेन में होते हैं। और मेनली हीमोग्लोबिन का जो मेन कंपोजिशन है 95% वो ग्लोब्यूलिन ही है, समझ रहे हो? हाँ, प्रोटीन ही है। यस, 4 पॉलीपेप्टाइड। हीम बहुत कम परसेंट होता है, 4 to 5%, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि CO2 की बाइंडिंग कहां होगी, CO2 किससे बाइंड करेगा? CO2 की बाइंडिंग इस पॉलीपेप्टाइड से होगी। ऑक्सीजन की बाइंडिंग किससे होगी? आयरन से होगी। दोनों की बाइंडिंग साइट्स अलग अलग होती हैं। आयरन, ऑक्सीजन हमेशा आयरन से बाइंड करती है, 4 ऑक्सीजन, और CO2 हमेशा पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनस जो फ्री फॉर्म में होता है उससे बाइंड करती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, बनता कहां है आरबीसी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, एम्ब्रियो के केस में आरबीसी योक सैक में बनती हैं, क्योंकि उस समय तो कोई बना ही नहीं होता कुछ भी, ठीक है। फिर बाद में लीवर और स्प्लीन के अंदर बनती हैं,
कब तक? जब तक कि रेड बोन मैरो नहीं बन जाता। हाँ, रेड बोन मैरो बन जाएगा, फिर फाइनली एडल्ट में रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा सर? रेड बोन मैरो के अंदर, डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश की है। बोन के हेड में रेड बोन मैरो होता है, इसमें स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स, जादू की सेल्स, ठीक है, आप समझ रहे हो? हाँ, ये कन्वर्ट हो सकती है ब्लड में मिलने वाली किसी भी सेल्स के अंदर। जैसे इन्हीं से ल्यूकोब्लास्ट बनते हैं, इन्हीं से रैथ्रोब्लास्ट बनते हैं, और इन्हीं से मेगा कैरियोब्लास्ट बनते हैं। सर ब्लास्ट क्यों बोल रहे हो, साइट क्यों नहीं बोला? साइट मैच्योर सेल्स होते हैं जिनमें हाई डिवीजन एबिलिटी नहीं होती। ब्लास्ट वो सेल होते हैं जो हाई डिवीजन एबिलिटी रखते हैं, बहुत तेजी से डिवीजन करते हैं, फास्ट डिवीजन करते हैं, समझ रहे हो? हाँ, तो ल्यूकोब्लास्ट, इरेथ्रोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट, समझ रहे हो? इन्हीं से बनते हैं ल्यूकोसाइट, इरेथ्रोसाइट और प्लेटिलेट्स। इनके फ्रेगमेंटेशन, टूटने से डिटेल में बताऊंगा अभी, ठीक है? मतलब एक लाइन में कहा जाए, स्टेम सेल से ही आपके डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटिलेट्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ब्लास्ट पहले साइट में कन्वर्ट होते हैं, और साइट में फ्रेगमेंटेशन की वजह से, किसकी वजह से? ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन या फ्रेगमेंटेशन की वजह से प्लेटिलेट्स का फॉर्मेशन होता है। यस, ब्रेकडाउन या फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन की वजह से प्लेटिलेट्स का फॉर्मेशन होता है। यहां तक कोई डाउट? लाइफ स्पेन कितनी होगी? 120 डेज। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। यस, ग्रेवयार्ड समझते हो, कब्रगाह, क्योंकि स्प्लीन में ही आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, और स्प्लीन में ही रेड पल्प और व्हाइट पल्प होते हैं। रेड पल्प में हाई डेंसिटी के साथ यहां पर आरबीसी स्टोर भी होते हैं, समझे? हाँ, तो क्लियर हुआ आरबीसी कहाँ बन रहे हैं, एम्ब्रियो में कहाँ बन रहे हैं, एडल्ट में कहाँ बन रहे हैं। एडल्ट में स्टेम सेल से ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रेगमेंटेशन की वजह से। लाइफ स्पेन 120 डेज, और स्प्लीन को ही आप ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी और ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी बोलोगे। क्लियर? स्टोरेज और ब्रेकडाउन इसी के अंदर होगा। एक पार्ट खत्म हुआ आरबीसी वाला। अब मैं बात करता हूं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब हो गया ल्यूकोसाइट। ल्यूको मतलब व्हाइट, साइट मतलब सेल, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है? जैसे आरबीसी 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर एमएमक्यू होते हैं, डब्ल्यूबीसी बहुत कम होते हैं, 1000 में, अप्रोक्सीमेटली 6 से लेकर के 8, मतलब 7000 पर एमएमक्यू मिडिल वैल्यू, 7000 पर एमएमक्यू, समझ गए ना? हाँ, ल्यूकोसाइटोसिस, अगर बॉडी के अंदर इंफेक्शन हो जाए तो डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है। तुम टेस्ट भी कराते हो, ठीक है भाई, टीएलसी डीएलसी चेक कराओ, उसका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है? हाँ, तो जब टीएलसी डीएलसी कराते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है, तो उस समय ल्यूकोसाइट का नंबर यहां पर बढ़ जाता है। कब? जब इन्फेक्शन होता है, तो इसके लिए ल्यूकोसाइटोसिस टर्म यूज करोगे। ल्यूकीमिया में भी डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ता है, पर ल्यूकीमिया में डब्ल्यूबीसी का नंबर कैंसर की वजह से बढ़ता है, और ल्यूकोसाइटोसिस में डब्ल्यूबीसी का नंबर इन्फेक्शन की वजह से बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको भूलना नहीं मेरे भाई, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकेमिया, क्योंकि मैं अक्सर कर जो जो मतलब कह सकते हो कंपैरेटिव चीजें होती हैं, कंपैरेटिव एनालिटिकल चीजें, उनको साथ में ऐड कर देता हूं जिससे थोड़ी याद रहे, ठीक है? अब एनसीईआरटी में टाइप्स दे रखा है, टाइप्स आपको याद रखने हैं, ठीक है? इनको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो, एक ग्रेन्यूलो और ग्रेन्यूलो। एक ग्रेन्यूलो जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ग्रेन्यूलो जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है? एक ग्रेन्यूलोसाइट जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, और ग्रेन्यूलोसाइट जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, समझे? अगर मैं एक ग्रेन्यूलोसाइट की बात करता हूं तो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट स्मॉलेस्ट हैं, समझना मेरी बात। अगर मैं एक ग्रेन्यूलोसाइट की बात करता हूं, दो एग्जांपल याद रखने, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती हैं या सबसे स्मॉलेस्ट होती हैं, ठीक है? यस, ठीक है, हाँ, लगभग कह सकते हो 8 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है, ठीक है? लिख रहा हूं 8, इनका 18 होगा, सबसे लार्जेस्ट 18 माइक्रोमीटर, ठीक है? इनका न्यूक्लियस राउंड होगा, इनका न्यूक्लियस किडनी शेप होगा। ये 20 से 25% ये 6 to 8%। वेरी 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 इंपोर्टेंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है इसकी परसेंटेज से, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, एक ग्रेन्यूलो और ग्रेन्यूलो। एक ग्रेन्यूलो दो टाइप के होंगे, लिम्फो और मोनो, जबकि ग्रेन्यूलो थ्री टाइप के होंगे, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है? इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है?
इयोसिनोफिल्स को इयोसिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्रेन्यूल्स होते हैं और उनको देखने के लिए, क्योंकि इनके बराबर के साइज होते हैं। अब इनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? स्टेनिंग के बेस पर। जो एसिडिक स्टेन से स्टेन हो जाए वो इयोसिनोफिल्स हैं, क्योंकि इयोसिन एसिडिक स्टेन होता है, ठीक है, उसकी फिलिंग हो रही है। बेसोफिल्स बेसिक स्टेन से फिलिंग जो हो जाए वो बेसोफिल्स है। मिथाइलिन ब्लू बेसिक स्टेन होता है। न्यूट्रोफिल्स ना एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल स्टेन से जिसकी स्टेनिंग होती है उसको हम न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। तीनों का साइज बराबर है, पर न्यूक्लियस यहाँ बायलोब्ड, यहाँ ट्राइलोब्ड, यहाँ मल्टीलोब होता है। बायलोब समझ रहे हो, हेडफोन जैसा, अभी मैं दिखाऊंगा एनसीईआरटी के डायग्राम में, ठीक है। ट्राइलोब लगभग एस शेप जैसा। मल्टीलोब जिसमें 4 5 6 7 तक लोब होते हैं, तभी तो इनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल बोलते हैं। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल, पीएमएनएल, या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड लिम्फोसाइट, समझ रहे हो, ल्यूकोसाइट, सॉरी, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट। क्योंकि यहां मल्टी लोब 4 से 7 तक लोब हो सकते हैं, मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है, ठीक है। परसेंटेज मत भूलना, इसका परसेंटेज डायरेक्टली पूछा जाता है। मैक्सिमम कौन से होंगे? न्यूट्रोफिल्स, फिर कौन से होंगे? लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। यानी यहां के बाद सीधे यहां से झड़ी लगा देना, समझ रहे हो। अगर मैं रिड्यूसिंग ऑर्डर की बात करूं जो अक्सर कर पूछा जा रहा है, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इयोसिनोफिल्स, फिर बेसोफिल्स, और लास्ट में क्या भाई? इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, बेसोफिल्स, ठीक है। तो रिड्यूसिंग ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है, उसको ध्यान रखना है। अच्छा, एक फंक्शन पर भी क्वेश्चन आता है, इन सब में कौन कौन सी ऐसी ल्यूकोसाइड हैं जो फैगोसिटिक नेचर की होती हैं, भक्षण करने वाली हैं? दो ही होती हैं, एक तो होती है आपकी न्यूट्रोफिल्स और दूसरी होती है मोनोसाइट्स। ये दो अकेली ऐसी हैं जो फैगोसिटिक इन नेचर, मैक्रोफेज है, भक्षण कोशिका है, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज phagocytic cells, phagocytic cells, macrophage, मैक्रोफेज, phagocytic cells। यहां तक कोई डाउट? बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? हाँ, यहां तक किसी कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बची बात लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स, ठीक है, सॉरी लिम्फोसाइट्स, अच्छा इसको मैं अलग से समझाऊंगा। लिम्फोसाइट की बात करता हूं तो इनको आप डिवाइड कर सकते हो, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी में भी मैंने पढ़ाया था इसके बारे में, तुम्हें याद हो। बी लिम्फोसाइट दो टाइप की हो सकती हैं, एक प्लाज्मा सेल और एक मेमोरी सेल। हाँ, टी लिम्फोसाइट को आप क्लासिफाई कर सकते हो टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर और टी मेमोरी में, ठीक है, इनको क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। और प्लाज्मा सेल क्या बनाते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। जबकि किलर सेल की बात करते हैं, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल और कैंसर सेल, इनको टारगेट करते हैं, इनको मारने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से पूरा फंक्शन आपके सामने आ गया, एक्सेप्ट इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। इसको मैं तरीके से समझाऊंगा कि एनसीईआरटी ने इसको तरीके से समझाया है, ठीक है, समझ में आ गया। ये तो मैं कई बार बता चुका हूं आपको, लिम्फेटिक सिस्टम में भी बता चुका हूं मैं आपको, इम्यूनिटी वाले, ठीक है, कई जगह बताया मैंने। तो यहां तक क्लियर है। अब मैं सीधी बात करूंगा इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स की।
अगर मैं इयोसिनोफिल्स की बात करता हूँ, ये एंटी पैरासिटिक नेचर की भी होती हैं और एंटी एलर्जिक भी होती हैं। यस, एंटी पैरासिटिक का मतलब इनमें वेसाइकल्स होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, बड़े बड़े पैरासाइट की वॉल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, मार देते हैं। एंटी एलर्जिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ वेसाइकल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हिस्टामिन के अगेंस्ट एक एंजाइम होता है, हिस्टामिनेज, क्योंकि एलर्जी हिस्टामिन की वजह से होती है। तो हिस्टामिनेज हिस्टामिन के इफेक्ट को खत्म कर देता है, तो एक तरीके से एंटी एलर्जिक है। ठीक है, आपको एलर्जी से बचाने वाली एंटी एलर्जिक है। समझ में आया? हाँ, इयोसिनोफिल्स एंटी एलर्जिक होते हैं, आपको एलर्जी से बचाने वाले होते हैं एंटी एलर्जिक। समझे? एंटी पैरासिटिक एंड एंटी एलर्जिक। ठीक है, एंटी पैरासिटिक मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये पैरासाइट के इन्फेक्शन से आपको बचाएंगे। एंटी एलर्जिक इसलिए बोला क्योंकि इसमें हिस्टामिनेज एंजाइम होता है जो हिस्टामिन के इफेक्ट से आपको बचा लेता है, इसलिए कहते हैं एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। ये नीट में पूछा जाता है। कौन सी सेल्स एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड हैं? यानी एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड का मतलब है कहीं ना कहीं एलर्जी के अगेंस्ट या एलर्जी में इन्वॉल्व होती हैं, करने में नहीं, बचाने में। ठीक है, तो एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड है। जबकि बेसोफिल्स की बात करता हूं, आप जानते हैं उसमें हिस्टामिन, हेपेरिन, सीरोटोनिन निकलता है। हिस्टामिन तो एंटी कोएगुलेंट है, आपको पता ही है। ठीक है, हाँ सॉरी, हेपेरिन तो एंटी कोएगुलेंट है, पता ही है आपको, कई जगह पढ़ा चुके हैं हम। हाँ, पर अगर मैं हिस्टामिन की बात करता हूं तो वैसोडाइलेटर है। या सीरोटोनिन ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, हमारी ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट कराने वाला। हाँ, पर हिस्टामिन वैसो डायलेटर होता है, इसकी वजह से एलर्जी होती है। ठीक है, इसी की वजह से। ठीक है, सीरोटोनिन वैसो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर या ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर भी कह सकते हो। ठीक है, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर लगाओ, ज्यादा बेटर है। मतलब वेसल्स को भी कॉन्ट्रिक्ट कराता है क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन इज स्मूथ मसल्स, पर यहां पर इसका जो रिसेप्टर होते हैं ब्रोंकाई के ऊपर होते हैं, ब्रोंकियो। हाँ, ये किससे किसमें इन्वॉल्व होते हैं भाई? मेनली हिस्टामिन का इन्वॉल्वमेंट किसके अंदर है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। कहीं पर भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन तभी होगा जब वहां पर हिस्टामिन रिलीज होगा, क्योंकि वेसोडाइलेटर है। वेसल्स को डायलेट कर देगा तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, और ब्लड का फ्लो बढ़ने से, वेसल्स के डायलेट होने से वेसल्स का पोर साइज बढ़ जाता है, वहां से फ्लूइड फिल कह सकते हो रिस्क के डिफ्यूज होकर के बाहर के टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाता है, सॉइलिंग आ जाती है, इसी को तो इन्फ्लामेशन बोलते हैं। सो इट इज कॉल्ड इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो ये हमारी डब्ल्यूबीसी वाला पार्ट आपका कंप्लीट होता है परफेक्टली। ठीक है, तो आरबीसी कंप्लीट, डब्ल्यूबीसी कंप्लीट। अब बात करते हैं प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स मैमल्स में ही होते हैं। अदर देन मैमल्स, ब्लड को कोएगुलेट करने के लिए अलग टाइप के सेल होते हैं, स्पिंडल सेल। ठीक है, तो मैमल्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो ओनली प्रेजेंट इन मैमिलियन ब्लड, नंबर लैक्स में होता है। समझ में आया? आरबीसी का नंबर मिलियंस में था, 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर एमएमक्यू। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का नंबर 1000 में था, लगभग 7000 पर एमएमक्यू। हाँ, प्लेटिलेट्स थ्रोम्बोसाइट का नंबर लैक्स में है, 1.5 से लेकर के 3.5 मिलियन पर एमएमक्यू, सॉरी लाख पर एमएमक्यू, लाख में है। ठीक है, एक हो गया लैक्स में, एक हो गया मिलियंस में, और एक हो गया थाउजेंड में। ठीक है, कैसे बनते हैं मैंने बताया, ये है मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट। मेगा मतलब बड़ा न्यूक्लियस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, इनके टूटने से, फ्रेगमेंटेशन से ये बन रहे हैं, इनको प्लेटिलेट्स बोलते हैं, जिनमें थ्रोम्बोप्लास्टिन एटसेट्रा ये भरा हुआ है। ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, ओवल शेप होते हैं, जिनमें थ्रोम्बोप्लास्टिन भरा हुआ होता है। ये है प्लेटिलेट्स की, ठीक है, नेचर। जो मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स हैं, टूटने से बनते हैं। ठीक है, लाइफ स्पेन 1 वीक के आसपास होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पेन कुछ आवर्स भी हो सकती है और कुछ ईयर भी हो सकती है। हाँ, आरबीसी की 120 डेज, उसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। हाँ, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया टर्म दे रखा है एनसीईआरटी ने, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हाँ, अगर प्लेटिलेट्स काउंट कम होता है, किसी के अंदर प्लेटिलेट्स काउंट कम होता है, समझना मेरे, डिक्रीज प्लेटिलेट्स काउंट, ठीक है, तो उसके लिए टर्म लगाते हैं पीनिया। पीनिया मतलब कम होना। ठीक है, एरेथ्रोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, समझ रहे हो? तो प्लेटिलेट्स काउंट कम हो जाए जिससे ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे डेंगू के केस में होते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कोई डाउट? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अब बात करते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, इस पर क्वेश्चन आता है भाई।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल कितने क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं? ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है 13। ठीक है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। अगर किसी भी टिश्यू में इंजरी हो जाए, ठीक है, तो ब्लीडिंग होती है। तो इंजर टिश्यू क्या रिलीज करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और वहां पर एक्यूमुलेशन किसका होता है? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या काम करेगा? इनको एक्यूमुलेट करेगा। ये क्या रिलीज करेंगे? अगेन थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वहां पर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स इस कास्केड सिस्टम को फॉलो करता है। कास्केड समझते हो? ये 13 फैक्टर एकदम अरेंज से अरेंज है, मतलब प्रॉपर तरीके से अरेंज है। एक भी फैक्टर कम हो गया ना, मैकेनिज्म नहीं होगी। 13 के 13 फैक्टर चाहिए पूरी प्रॉपर क्लॉटिंग के लिए। तो एक फैक्टर को बनाने वाले जीन में भी म्यूटेशन हो गया तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। सोचो, कैल्शियम भी तुमने यहां से हटा दिया तो क्लॉटिंग नहीं होगी। तभी तो पैथोलॉजी वगैरह होते हैं, या ब्लड को स्टोर करना होता है ब्लड बैंक वगैरह के अंदर, तो ब्लड में से कैल्शियम को अलग कर लेते हैं, फिर कभी भी ब्लड क्लॉट हो ही नहीं सकता। ठीक है, चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो यही करते हैं। समझ रहे हो? हर चीज का रोल है। तो कैस्केड सिस्टम का मतलब है 13 फैक्टर की एक सीरीज फॉलो होती है। ठीक है, उन सीरीज के थ्रू इन एंजाइम का एक्टिवेशन होता है, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये ब्लीडिंग मैकेनिज्म को आगे कंटिन्यू करता है। कैसे करता है अब देखो, समझना। आपके लिवर से एक प्रोटीन बनती है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रो आगे लग गया तो इनएक्टिव प्रोटीन हुई, इनएक्टिव। कहां बन रही है? लिवर में। तो इस प्रोथ्रोम्बिन को हमें कन्वर्ट करना होगा एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन के अंदर। ये एक्टिव फॉर्म है। तो कौन है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है? ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स। यस, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, यानी इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स। समझे? और जब थ्रोम्बिन एक्टिव हो जाएगी, कास्केड है, अब ये किसी और को एक्टिव करेगी। ठीक है, जैसे इसके अलावा आप जानते हो और क्या होता है ब्लड के अंदर? एक प्रोटीन होती है फिब्रिनोजन। ये कन्वर्ट होगी फिब्रिन के अंदर। ठीक है, ओजन, ओजन लगा हुआ है तो इनएक्टिव फॉर्म हो गई, फिब्रिन एक्टिव फॉर्म हो गई। ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव है। तो भाई कौन है जो इसको इसमें कन्वर्ट करता है? यही थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करती है। और फिब्रिन, अगर मैं फिब्रिन की बात करूं, फिब्रिन क्या काम करेगी? ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे नेटवर्क बनाएगी, जाल। समझना। और इसके अंदर जो भी डेड पार्टिकल और अदर सब्सटेंस होते हैं वो धीरे धीरे डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये ऐसे ऐसे, समझना। ये एक नेटवर्क बन गया, नेटवर्क। ये सॉफ्ट क्लॉट बन जाएगा, और यही एयर की कांटेक्ट में अगर आ गया तो हार्ड क्लॉट बन जाएगा। अब बताओ, ये पूरी मैकेनिज्म है, कुछ है। कितने फैक्टर हैं? 13 फैक्टर। कैल्शियम प्ले इंपोर्टेंट रोल इन दिस मैकेनिज्म। अगर मैं एनसीईआरटी की लाइन की बात करूं, हाँ इसी में लिख देता हूं, कैल्शियम
कैल्शियम यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जिसमें कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करने में कैल्शियम का अहम भूमिका होती है। इसके एक्टिव होते ही प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होती है, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करती है, फिब्रिन एक तरीके से एक नेटवर्क जाल बनाते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे डेड पार्टिकल अदर चीजें में डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाती हैं, सॉफ्ट क्लॉट बन जाता है, जो एयर के संपर्क में आने पर हार्ड क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। हो गई कंप्लीट क्लॉटिंग। यस, पूरी मैकेनिज्म है ये, समझ गए? हाँ, एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब आ जाओ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप से लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है। देखो, क्लॉटिंग से क्वेश्चन आता है, ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आता है, ईसीजी से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ईसीजी से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और कंडक्टिंग पाथवे ऑफ हार्ट। ये चार मैंने पॉइंट बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कार्डिक साइकिल, इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो कार्डिक साइकिल है, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इतने पॉइंट, 5 पॉइंट तो आपको टिप्स पर होने चाहिए इसके। तो अच्छा, ब्लड ग्रुप अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके सिलेबस में एबीओ ब्लड ग्रुप है, और अगर मैं एबीओ ब्लड की ग्रुप की बात करता हूं तो एबीओ ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ किस पर बेस्ड है? टू टाइप्स ऑफ एंटीजन। कौन कौन से एंटीजन भाई? टू टाइप्स ऑफ सरफेस एंटीजन। कौन कौन से? ए और बी। कैसे सर? आरबीसी की सरफेस पर अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। दोनों एंटीजन है ए बी, और एक भी एंटीजन नहीं है, एक भी एंटीजन नहीं है मान लो, तो जीरो ब्लड ग्रुप, ठीक है। हाँ, सरफेस एंटीजन ए एंड बी, ए को रिप्रेजेंट किया है मैंने ऐसे और बी को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, तो वही दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी, दोनों एंटीजन है ए बी और एक भी एंटीजन नहीं है ओ, ठीक है। तो टोटल कितने टाइप के ब्लड ग्रुप हो गए? 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप विद द हेल्प ऑफ 4 टाइप। फोर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप यहां देखने को मिल रहे हैं। किस पर बेस्ड है 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप? टू टाइप्स ऑफ एंटीजन। कौन से एंटीजन? ए और बी। इन टू टाइप्स ऑफ एंटीजन के बेस पर हम 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बना सकते हैं, इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन आता है। ब्लड ग्रुप को मैच कराने के लिए ये तुम्हें समझना है, जो एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो कोई डोनर है और एक रिसिपिएंट है। किस तरीके से हम ब्लड ग्रुप डोनेट करते हैं, क्या चीज मैच की जाती है? अगर मैं मेरी बॉडी का कोई भी चीज निकाल के किसी की बॉडी में चढ़ाया जा रहा है, तो मेरी बॉडी उसकी बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल हो गया, कुछ भी, मेरी ऑक्सीजन, मेरा मतलब मेरा ब्लड, मेरा जो भी कुछ ब्लड में है, सब कुछ उसके लिए क्या है? एंटीजन है। तो उसकी बॉडी के अंदर क्या सिस्टम है जो मेरे इन एंटीजन से अगेंस्ट काम करेगा? एंटीबॉडी। तो हमेशा डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट की एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। जो भी ब्लड डोनेट करेगा उसका एंटीजन, और रिसीवर जो होगा रिसिपिएंट, उसकी एंटीबॉडी आपस में मैच की जाती है। क्या ये कंडीशन सुइटेबल है? सेम नहीं होनी चाहिए भाई, सेम एंटीजन एंटीबॉडी तो रिएक्शन कर जाएंगे, बस ये ध्यान रखना सेम नहीं होने चाहिए। सेम एंटीजन एंटीबॉडी बहुत घातक है, लीथल है, डेंजरस है, समझना मेरी बात। चलो, अगर आपका ब्लड ग्रुप देखो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी और ओ, चार ही तो ऑप्शंस हैं डोनर के। रिसिपिएंट के पास भी चार हैं, ए बी और ओ। मैंने बताया था डोनर का हमेशा आप क्या देखोगे? एंटीजन। भाई ए के ऊपर ए एंटीजन होंगे, बी के ऊपर बी, और ए बी के ऊपर ए बी, और ओ के ऊपर जीरो, कोई एंटीजन नहीं होंगे। पर नेचर ने हमेशा ध्यान रखना, अगर ए एंटीजन दिया है तो एंटीबॉडी बी, बी एंटीजन दिया है तो एंटीबॉडी ए, दोनों एंटीजन दिए है तो एक भी एंटीबॉडी नहीं, दोनों एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी। तो रिसीवर के पास क्या होगा? एंटीबॉडी। ए के पास बी एंटीबॉडी, बी के पास ए एंटीबॉडी, ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, और ओ के पास दोनों एंटीबॉडी होंगे। तो ये तो हम जान गए कि ए ब्लड ग्रुप के वाले के पास कौन से एंटीजन और कौन से एंटीबॉडी होंगे, बी ब्लड ग्रुप वाले के पास कौन से एंटीजन कौन से एंटीबॉडी होंगे, ए बी के पास कौन से एंटीजन और कौन से एंटीबॉडी नहीं होंगे, और ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा पर एंटीबॉडी दोनों होंगे, ठीक है। एक डोनर है और एक रिसीवर है, रिसिपिएंट। मैंने बताया जब भी आप ब्लड दोगे तो ये ध्यान रखोगे एंटीजन एंटीबॉडी मैच ना कर जाएं, देने वाले का हमेशा एंटीजन और लेने वाले का एंटीबॉडी ये मैच किए जाते हैं, बस। अब आ जाओ, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो मैं इसको दे सकता हूं, ए को भी दे सकता हूं क्योंकि यहाँ ए एंटीबॉडी तो है नहीं, पर इसको नहीं दे सकता, मैच कर जाएगा। यहां दे सकता हूं, इसको नहीं दे सकता, मैच कर जाएगा। यानी अगर तुमसे कहूं ए ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है, ए को दिया जा सकता है,
और ए ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है? ए बी को दिया जा सकता है, किसी और को नहीं। अगर मैं तुमसे कहूं सेम ऐसे बी ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है? बी को दिया जा सकता है क्योंकि अलग अलग है। और किसको दिया जा सकता है बी ब्लड ग्रुप? और साथ में आप यहां भी दे सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा रिसीवर है इसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है, आंखें बंद करके सबसे ले लेगा। अच्छा, ए बी किसको दिया जा सकता है? भाई दोनों एंटीजन है तो यहां तो दे नहीं सकते, ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है। अच्छा, ओ किसको दिया जा सकता है? ओ के पास एक भी एंटीजन नहीं है, यानी एक ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके पास एक भी एंटीजन नहीं है। सोचो, समझना मेरी बात, एक भी एंटीजन नहीं है इसके पास। तो ओ तो ऐसा है भाई, देने वाले का एंटीजन और एंटीजन है ही नहीं, देने वाले का हम एंटीजन मैच करते हैं, और ये एक ऐसा देने वाला है जिसके पास एंटीजन है ही नहीं। ए बी सिर्फ ए बी को दिया जा सकता है। ये हो गया, कलर एक नया ले लेते हैं। अब ओ यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, क्यों? क्योंकि इसको भी दे दो, एंटीजन ही नहीं है इसके पास बेचारे के पास, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, और इसको भी दे दो, सबको दे दो। क्योंकि एक ऐसा देने वाला उसके पास एंटीजन नहीं है, यूनिवर्सल डोनर। एक ऐसा लेने वाला जिसके एंटीबॉडी मैच करते हैं, एक भी एंटीबॉडी नहीं है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रिसिपिएंट, वो क्या होगा? यूनिवर्सल डोनर। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है यूनिवर्सल रिसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर के अंदर? यहां तक कोई डाउट है किसी को? बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब बात आती है आर एच ग्रुप। आर एच ग्रुप, यस इंपॉर्टेंट है आर एच ग्रुप। एक ऐसा एंटीजन जो सबसे पहले रीसिस मंकी की आरबीसी की सरफेस पे देखा गया था, ठीक है। और ध्यान रखना 80% पॉपुलेशन में ये आरबीसी के ऊपर होता है, सिर्फ 20% पॉपुलेशन में आरबीसी के ऊपर नहीं होता। समझ रहे हो? हाँ, सबसे पहले रीसिस मंकी की आरबीसी की सरफेस पे देखा था, और 80% पॉपुलेशन में ये होता है आरबीसी के ऊपर। समझ रहे हो? हाँ, रिमेनिंग 20% पॉपुलेशन में नहीं होता। मैं लिख दिया ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर आर एच एंटीजन है तो आर एच पॉजिटिव, आर एच एंटीजन नहीं है तो आर एच नेगेटिव। कहते ना, इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव आर एच एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आर एच पॉजिटिव 80%, नेगेटिव। हाँ, जैसे वहां पर ए ब्लड ग्रुप होता है तो नेचुरली बी एंटीबॉडी होंगे, बी ब्लड ग्रुप होगा तो ए एंटीबॉडी होंगे, ठीक है। आर एच के अगेंस्ट नेचुरली कोई एंटीबॉडी हमारी नेचर ने हमारे अंदर नहीं बनाया। चाहे हम पॉजिटिव हो तब भी एंटीबॉडी नहीं होगा, हम नेगेटिव हो तब भी एंटीबॉडी नहीं होगा। मतलब आर एच एंटीजन हो तब भी एंटीबॉडी नहीं होगा, आर एच एंटीजन नहीं है तब भी कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। मतलब एंटीबॉडी का कंसेप्ट हमारे केस में नहीं है, नेचुरली, नेचुरली, ठीक है। चलो, अब बात आती है आर एच इनकम्पटेबिलिटी मिसमैचिंग। क्या होता है ये आर एच इनकम्पटेबिलिटी मिसमैचिंग? जब भी ब्लड डोनेट किया जाता है तो देखा जाता है कि भाई ब्लड ग्रुप तो मैच करना चाहिए, पर साथ में आर एच एंटीजन भी देखना चाहिए। समझना मेरी बात? हाँ, अगर किसी देने वाले का आर एच नेगेटिव है तो वो किसी को भी दे सकता है, पर आर एच पॉजिटिव है तो किसी को भी नहीं दे सकता। क्योंकि अगर तुम किसी नेगेटिव वाले के अंदर पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप डालोगे तो आर एच एंटीजन उसके लिए तो अननोन हुआ ना, तो उसके अगेंस्ट तुरंत एंटीबॉडी बन जाएंगे इम्यून सिस्टम के थ्रू। समझ रहे हो? इम्यून सिस्टम के थ्रू। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें एक लीथल केस आता है मिसमैचिंग में। अगर मदर आर एच निगेटिव है और फादर आर एच पॉजिटिव है तो बच्चे के आर एच पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और उस केस में अगर फीटस आर एच पॉजिटिव हुआ, आर एच नेगेटिव मदर का फीटस आर एच पॉजिटिव हो गया और पहला बेबी है तो बच जाएगा, पर उसके बाद के सारे बेबी मारे जाएंगे। इसी को बोलते हैं आर एच इनकॉम्पटेबिलिटी या मिसमैचिंग। समझना, तो इस कंडीशन पे क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएगा, मतलब क्वेश्चन सीधा यहीं से मिलेगा। क्योंकि डिटेल्ड में तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। मतलब डिटेल का मतलब है जहां मैंने पूरा समझाता हूँ डिटेल में, ठीक है, क्या है कैसे होता है, पर यहाँ तो जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब 20 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन के अंदर रिवीजन करना है, मेनली रिवीजन, ठीक है। तो ये रिवीजन ही करा रहा हूँ प्रॉपर वे में, कम टाइम के अंदर समय को देखते हुए, ठीक है। जिससे कि कल से मैराथन स्टार्ट हो रही है, वहां प्रॉपर पूरी बायो का हम रिवीजन करा पाए,
परसों मेरी क्लास लगी हुई है शाम को 5 बजे, जिसमें पूरा ह्यूमन फिजियो में पूरा रिवीजन करा दूंगा अच्छे से, और सारे हाई वेटेज टॉपिक के क्वेश्चंस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं ना, वो क्वेश्चंस तो मैं उन हाई वेटेज टॉपिक के साथ साथ ऐड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो प्रेग्नेंट मदर आर एच नेगेटिव, फीटस आर एस पॉजिटिव, फर्स्ट में भी तो नॉर्मल होगा, बट अदर सो जॉन्डिस एंड एनीमिया, समझना। हाँ, फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल होगा, ठीक है, याद रख लो, फर्स्ट ही नॉर्मल होगा क्योंकि अभी रिवीजन कराना है मुझे, ठीक है। बट उसके बाद के कोई भी बेबी होंगे, क्योंकि पहले बेबी के केस में जब बच्चा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले बेबी के बाद, क्योंकि बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड को एक्सपोज कर देगा, तो अब मदर के ब्लड में एंटीबॉडी बन जाएंगे। तो अब जब भी कोई बेबी कंसीव करेगी जो आरएच पॉजिटिव हुआ, तो मदर के ब्लड में जो एंटीबॉडी बन गए हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे को मार सकते हैं, ठीक है। तो अदर शो जॉन्डिस और एनीमिया, इसको बोलते हैं एराथ्रोब्लास्टोसिस, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाना, ठीक है, ड्यू टू एंटीबॉडी विच प्रोड्यूस इन, ठीक है, प्रेग्नेंट मदर ड्यूरिंग फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो इसको बचाने का एक तरीका भी है, सपोज ये केस ना हो, हम चाहते हैं सेकंड बेबी भी हो, मदर आरएस नेगेटिव नेगेटिव है, फादर आरएस पॉजिटिव है, हम चाहते हैं यार हमारा पहला बच्चा भी हो और आगे के बच्चे भी हों, तो कोई नहीं, फर्स्ट बच्चे की इसमें आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट, थोड़ा प्रिकॉशन लोगे, क्या है, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी आरएच एंटीबॉडी। जब पहला बेबी होगा तो हम एंटी आरएच एंटीबॉडी, सिंथेटिक एंटीबॉडी होते हैं, वो आपके प्लेसेंटा के आसपास डाल देते हैं, ब्लड में डाल देते हैं, ठीक है। और कह सकते हो बच्चे के, ठीक है, जन्म होते ही तो इंजेक्ट लार्ज अमाउंट में किए जाते हैं, जब प्लेसेंटा अलग होता है ना, तो ये एंटीबॉडी उन एंटीजन को जो फीटस से मदर के ब्लड को एक्सपोज कर रहे थे न्यूट्रल कर देते हैं, जिससे कि अब मदर के ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगा, और ये तो एंटीबॉडी बाहर से डाले हैं आपने, इनकी छोटी सी लाइफ होती है, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और सेकंड बेबी भी मदर कंसीव कर सकती है, एंटी आरएच एंटीबॉडी, ठीक है, जस्ट आफ्टर डिलीवरी और फर्स्ट चाइल्ड आपको इंजेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप के बाद, यानी ब्लड हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है, अगला आता है लिम्फ। क्या है भाई, लिम्फ ब्लड का फिल्ट्रेट है, ब्लड में से अगर आप आरबीसी निकाल दो, ठीक है, यस, ब्लड में से आप आरबीसी निकाल दो, प्लेटिलेट्स निकाल दो, मैक्रो प्रोटीन निकाल दो, तो बचा हुआ लिम्फ होता है कलरलेस। तो जो ब्लड का फिल्ट्रेट है, जहां ब्लड नहीं जा सकता वहां लिम्फ जाता है, तो ब्लड लिम्फ ऐसा सर्कुलेशन होता रहता है, ब्लड के फिल्ट्रेशन से लिम्फ बनेगा, लिम्फ घूम घूम के फिर ब्लड में मिल जाएगा, फिर ब्लड के फिल्ट्रेशन से लिम्फ बनेगा, तो जहां ब्लड नहीं पहुंच सकता वहां लिम्फ पहुंचेगा। तो लिम्फ भी एक फ्लूइड है, ठीक है, ब्लड के अतिरिक्त। उसमें डिफरेंस पर क्वेश्चन आता है कि लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो लिम्फ फिजिकल टू क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, एक मिनट, लिम्फ फिजिकल टू होगा क्या, ठीक है। हाँ बेटा, तो बात कर रहा हूं मैं लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस क्या है। अगर लिम्फ की बात करता हूं, तो लिम्फ एक्चुअल में है क्या भाई, ब्लड का फिल्ट्रेट ही तो है। तो लिम्फ फिजिकल टू ब्लड माइनस आरबीसी प्लेटिलेट्स प्लस मैक्रोप्रोटीन, यानी ये फॉर्मूला हो गया लिम्फ का, लिम्फ फिजिकल टू दिस दिस दिस, समझ में आ गया। तो अगर मैं तुमसे कहूं ब्लड और लिम्फ में अंतर क्या है भाई, अगर मैं लिम्फ की बात करता हूं कलरलेस होगा, क्यों कलरलेस होगा, क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं है, ठीक है, ये कलर्ड होगा। इसमें आरबीसी एब्सेंट होंगे तो हीमोग्लोबिन भी एब्सेंट होगा, प्लेटलेट यहां पर एब्सेंट होंगे, सामने दिख रहे हैं आपको। क्लॉटिंग ड्यूरेशन यहां पर लॉन्ग होगा, क्यों लॉन्ग होगा, क्योंकि प्लेटलेट्स नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो क्लॉटिंग तो होगी क्योंकि इंजर्ड टिश्यू से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है, होगी पर लंबा समय लगेगा, टाइम लगेगा उसके अंदर। प्रोटीन कम होंगे, क्यों कम होंगे, क्योंकि मैक्रो प्रोटीन नहीं है यहाँ पर बड़े साइज के। हाँ, डब्ल्यूबीसी यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं, डब्ल्यूबीसी का घर होता है लिम्फेटिक सिस्टम, समझे। हाँ, हाँ, ब्लड की बात करता हूं कलर्ड होगा, आरबीसी प्रेजेंट होंगे, प्लेटिलेट्स होंगे, क्लॉटिंग ड्यूरेशन शॉर्ट होगा, प्रोटीन यहाँ प्रॉपर होंगे। और अगर मैं बात करूं बेटा, ठीक है, डब्ल्यूबीसी कम होंगे, लगभग 6000 से 8000 पर MMQ, क्लियर है। हाँ, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का मेन जो जगह होती है ना, क्या हो रहा है भाई,
अब ठीक है। डब्ल्यूबीसी की जो मेन जगह होती है वो होती है का उसका घर होता है, आप बोलोगे लिम्फेटिक सिस्टम। तो क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखना है, सफिशिएंट। एक तरीके से लिम्फ जो होता है ना, वो मिडिल मैन का काम करता है ब्लड और टिश्यू के बीच में। जहां ब्लड नहीं जा सकता वहां से न्यूट्रिएंट लेगा, इनको देगा, एक्सक्रीटरी सबस्टेंस लेगा, ब्लड में डाल देगा, ठीक है। उनके बीच का मिडिल मैन है लिम्फ। चलो अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में आर्टरी, वेन, कैपिलरी तीनों दे रखे हैं, उसका डायग्राम भी दे रखा है एनसीईआरटी ने, ठीक है। आर्टरी और वेन में अगर मैं बात करूं 3 लेयर होते हैं, कैपिलरी में सिर्फ एक ही लेयर होती है, ठीक है। सबसे आउटर लेयर दोनों की ट्यूनिका एक्सटर्ना है, जो कॉलिजन फाइबर के मिलने से बनती है। मिडिल लेयर दोनों की ट्यूनिका मीडिया है, जो स्मूथ मसल्स के मिलने से बनती है। और सबसे अंदर की लेयर वो एपिथीलियम है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई ट्यूनिका इंटरना। तो ट्यूनिका इंटरना आर्टरी में भी होगी, वेन में भी होगी, और कैपिलरी में एक ही लेयर होगी, ट्यूनिका इंटरना। समझ रहे हो, जिसको सिंगल लेयर एंडोथीलियम बोलते हैं। ब्लड वेसल्स की सबसे अंदर की लेयर एंडोथीलियम। तो बस ये मेन चीज है। बस आर्टरी के अंदर वॉल्व नहीं होते, कहीं वॉल्व दिख रहे हैं आपको? वॉल्व यहां पर एब्सेंट है, क्लियर है? हाँ, यहां वेन्स में वॉल्व होते हैं, क्यों? क्योंकि आर्टरी में हाई प्रेशर से हार्ट के थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है। वेन्स में तो सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी होती है इनकी, वॉल्व खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, नहीं, वेन्स ऑल्सो एक्ट एज सेकेंडरी हार्ट, ठीक है। तो यहां वॉल्व होते हैं, यहां वॉल्व नहीं होते। ल्यूमिन स्मॉल होता है, ल्यूमिन यहां लार्ज होगा, ठीक है। ल्यूमिन देखोगे यहां पर लार्ज होगा, ये लार्ज है। यहां ल्यूमिन स्मॉल दिख रहा होगा आपको। हाँ, ट्यूनिका मीडिया की बात करता हूं तो ट्यूनिका मीडिया यहां पर कैसा है? थिक। क्यों भाई? ल्यूमिन स्मॉल है तो हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करेगा, तो उसको झेलने के लिए ट्यूनिका मीडिया यहां पर थिक होता है। जबकि यहां ट्यूनिका मीडिया ध्यान से देखोगे थिन होगा, क्लियर है? हाँ, सारी की सारी आर्टरी हार्ट से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, टिश्यू में खुलती हैं। सारी की सारी वेन टिश्यू से ओरिजिनेट होती हैं, हार्ट में खुलती हैं। और एक पोर्टल वेन होती है जो टिश्यू से ओरिजिनेट होती है और अगेन टिश्यू में खुलती है, हार्ट नहीं होता बीच में। टिश्यू टिश्यू, कैपिलरी कैपिलरी, पोर्टल वेन, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर होगा। यहां पर ल्यूमिन ज्यादा है तो लो ब्लड प्रेशर होगा। लो ब्लड प्रेशर होगा, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। यहां तक कोई डाउट? अब आ जाओ टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन की अगर बात करें, ओपन की अगर बात करें, ठीक है, तो ओपन के अंदर ध्यान रखना है आपको, एक कैविटी होती है, इसको साइनस या हीमोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हीमोसील, या साइनस भी बोल सकते हो, साइनस या हीमोसील, जिसमें बॉडी के सारे ऑर्गन फ्लोट करते हैं। बस ये ध्यान रखना, इसमें अगर ब्लड का फ्लो एक ओपन कैविटी के थ्रू होता है, हीमोसील के थ्रू होता है, जिसमें बॉडी के सारे ऑर्गन फ्लोट करते हैं, इसको ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सिर्फ 2 ही एग्जांपल पर क्वेश्चन आएगा, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का, जो ऑलरेडी मैं एनिमल किंगडम में पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है। हाँ, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ कोई हीमोसील नजर नहीं आ रही है आपको, ठीक है। यहाँ हर टिश्यू के लिए स्पेसिफिक वेसल्स होती है, ब्लड की सप्लाई के लिए स्पेसिफिक वेसल्स होती है, क्लियर है। तो क्लोज सिस्टम में ब्लड का फ्लो होता है। 2 ही एग्जाम्पल, एनिलिडा और कॉर्डेटा, एनिलिडा एंड कॉर्डेटा, बस इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एनसीईआरटी के 2 ही एग्जाम्पल आपको याद रखने, ओपन एंड क्लोज के, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है भाई? हार्ट और टिश्यू के बीच में एक ही सर्कुलेशन है, हार्ट और टिश्यू के बीच में सिंगल सर्कुलेशन है। जैसे फिश की बात करूं, ठीक है, यहाँ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल होता है, सीधे गिल्स में आया, गिल्स में ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर उठा करके बॉडी टिश्यू में गया, टिश्यू से फिर हार्ट में आया, फिर गिल्स में ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर टिश्यू में गया। तो सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, हार्ट टू गिल्स, गिल्स टू टिश्यू, हार्ट टू गिल्स, गिल्स टू टिश्यू, सिंगल सर्कुलेशन फिश में देखने को मिलता है, जिसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन का मतलब है यहां हार्ट और टिश्यू के बीच में, ठीक है, 2 सर्कुलेशन है। जैसे
अगर मैं बात करूं हार्ट और टिश्यू के बीच में एक सर्कुलेशन, लंग्स भी एक टिश्यू ही तो है, हार्ट और लंग्स के बीच में दूसरा सर्कुलेशन, तो इसको बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यू, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल से सॉरी राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लेफ्ट एट्रिया। तो ये हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो एक हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहां तक कोई डाउट? हाँ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हार्ट के कौन से चैम्बर इन्वॉल्व होंगे? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया। पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया। ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और भूलोगे भी तो हमेशा ये ध्यान रखना है, आपको डायग्राम बना लेना है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया। फ्लो भी पूछेगा तो आप फ्लो भी बता पाओगे। ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है बिल्कुल? तो ये 4 डब्बे वाला हार्ट बनाना और सर्कुलेट करके दिखा देना, बिना बनाए करोगे गलती कर दोगे, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब टाइप्स ऑफ हार्ट इन एनिमल्स, तो एनिमल्स में अगर मैं हार्ट की बात करता हूं, 2 चैम्बर्ड हार्ट अभी मैंने बताया फिश में होता ही है। फिर 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, हाँ। फिर इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड, उसको एनसीईआरटी 3 चैम्बर्ड ही लिखती है, ठीक है, फंक्शनल 3 चैम्बर्ड ही होता है। और फाइनली 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये फिश में होगा, एग्जांपल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एम्फीबिया में होगा, ठीक है, इनकम्प्लीट 4 या फंक्शनली 3 चैम्बर्ड, ठीक है। ये रेप्टाइल्स में होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। ये बर्ड्स और मैमल्स में होता है, एंड क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल, ठीक है। या सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, वेनस हार्ट बोलेंगे इसको, क्योंकि ये ओनली डीऑक्सीजनेट ब्लड को पंप करता है। ये मिक्स ब्लड को पंप करता है, डबल सर्कुलेशन है पर इनकम्प्लीट है क्योंकि मिक्स ब्लड को पंप करता है। ये भी सेम ऐसा ही है, डिट्टो। अंतर यहां आएगा, यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग पंप होगा, डीऑक्सीजनेटेड अलग पंप होगा, समझ रहे हो? यानी पल्मोनरी और सिस्टेमिक अलग अलग सर्कुलेशन है, यानी मिक्स ब्लड को पंप नहीं करेगा, ऑक्सी और डीऑक्सी को पंप करेगा, समझ रहे हो? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल में देखने को मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी का पूरा पैरा इसके अंदर कवर होता है। फाइनली आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अगर मैं ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करता हूं, एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में क्या रखा है भाई? मेसोथर्मल ओरिजिन होता है, 250 से लगभग 300 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है। पोजीशन आप जानते हैं, दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट होता है, नियर लेफ्ट लंग्स की तरफ होता है, पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, और कार्डियक नॉच में होती है। तो प्रेजेंट बिटवीन लंग्स इन मीडियस्टेनम, ये मीडियस्टेनम बीच वाला पार्ट होता है, कार्डियक नॉच में होता है, ठीक है। पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, ये पॉइंटेड एपेक्स होती है, टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। येलो कलर से मैंने सारे वॉल्व लिखाए हैं, हार्ट में मिलने वाले वॉल्व। तो आप देख रहे हो 4 चैम्बर हैं, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रिया में सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा से, सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, टोटली ग्रीन कलर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में, फिर लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होकर के पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, और एओर्टा से पूरी बॉडी। ये समझना, क्वेश्चन आएगा वॉल्व के ऊपर, ठीक है। पहले देखो, सुपीरियर वेना कैवा ऊपर से ला रही है, इंफीरियर वेना कैवा इट इज द लार्जेस्ट वेन, नीचे से लेकर के आ रही है, ठीक है। अब यहां पर इंफीरियर वेना कैवा में एक वॉल्व दिख रहा है, यूस्टेशियन वॉल्व, यूस्टेशियन वॉल्व, पैरा वॉल्व बताया मैंने। फिर राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 कस्प वाला वॉल्व दिख रहा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 कस्प, 2 गेट होते हैं, 2 कस्प का मतलब 2 गेट होते हैं, या 3 गेट होंगे इस तरीके से, तो इसको बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व भी बोल सकते हैं। और यहां दोनों में हाफ मून शेप वॉल्व होते हैं, जिसको हम सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं। क्लियर है? तो वॉल्व क्लियर हो गए। सुपीरियर वेना कैवा में कोई वॉल्व नहीं होता, वॉल्व एब्सेंट कर दिया। इंफीरियर वेना कैवा में यूस्टेशियन वॉल्व। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड, और इन दोनों के अंदर सेमी ल्यूनर वॉल्व। कैसे वॉल्व? सेमी ल्यूनर वॉल्व, हाफ मून शेप। यहां से पूरा का पूरा ब्लड लंग्स में जाएगा और यहां से पूरी बॉडी के अंदर। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट?
यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं दोनों एट्रिया की बात करूं, इनके अंदर के जो चैम्बर है, समझना वॉल्व है, वॉल है जो अंदर की, ठीक है, थिन होती हैं, क्योंकि इनका ऊपर प्रेशर नहीं है, ये नीचे बस ब्लड भेजता है। इनके एक एक्स्ट्रा लेयर होती है पेपिलरी मसल्स की, जिसमें राइट साइड पेपिलरी मसल्स थिन होते हैं, पर लेफ्ट साइड के पेपिलरी मसल्स बहुत थिक होते हैं। पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट ओनली इन वॉल ऑफ हार्ट, वॉल ऑफ वेंट्रिकल, जिसमें भी ध्यान रखना है आपको, राइट साइड तो ये थिन होते हैं, हाँ, लेफ्ट साइड ये थिक होते हैं। राइट साइड थिन होते हैं, लेफ्ट साइड थिक होते हैं, ये ध्यान रखो बस। ठीक है, क्यों होते हैं लेफ्ट साइड थिक? क्योंकि इनको हाई प्रेशर से पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना पड़ता है। हाई प्रेशर से पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना पड़ता है, समझे? हाई प्रेशर से, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाई प्रेशर से ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना पड़ता है, इसलिए। ठीक है, और पेपिलरी मसल्स की बात तो सब समझ में आ ही गया। ये कस्पिड वॉल्व हैं दोनों, मैंने अलग से समझा दिया है इसको। अब इन वॉल्व को होल्ड करने के लिए, वही वॉल्व हैं, इनको होल्ड करने के लिए कुछ कोलिजन फाइबर होते हैं, इनको कॉर्डेट टेंडनी बोलते हैं, जो इन कस्पिड वॉल्व को होल्ड करते हैं। ठीक है, कस्पिड वॉल्व को होल्ड करने का काम करते हैं, मैंने अलग से लिख दिया इस चीज को। ठीक है, डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम विथ मस्कुलर फ्रैप। तो जो वॉल्व होते हैं ना, वॉल्व इस तरीके से एंडोकार्डियम से अंदर की लेयर होती है ना, ऐसे डबल फोल्ड बनता है उसका, और बीच में आकर के यहां पर मस्कुलर फ्लैप बन जाते हैं, मस्कुलर फ्लैप। ये 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं ट्राइकस्पिड में, ये मस्कुलर फ्लैप है, ये वॉल्व होता है। जिसमें 2 आपको ध्यान रखने हैं, एक तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकल के बीच में, इसको कस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। एक वेंट्रिकुलो आर्टीरियल, आर्टरी के बीच में होते हैं, वेंट्रिकुलो आर्टीरियल वॉल्व। ठीक है, वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में होते हैं। ठीक है, इसको ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व बोलेंगे, इसको सेमिल्यूनर वॉल्व बोलेंगे, अभी बताया मैंने। तो आपसे कस्पिड वॉल्व के लिए पूछेगा तो आप बोलोगे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। आपसे सेमिल्यूनर वॉल्व के लिए पूछेगा एट्रियो, हाँ सॉरी, वेंट्रिकुलो आर्टीरियल वॉल्व, वेंट्रिकुलो आर्टीरियल वॉल्व। अब आ जाओ अगेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगेन यहां से क्वेश्चन आता है, एक ईसीजी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 पार्ट थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, समझने वाले भी हैं। तो कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट की अगर बात करता हूं, तो हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी होती है, ठीक है, ऑटो रिदमिसिटी होती है। इस किसकी वजह से होती है? क्या हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, स्पीड अप कर सकता है, स्लो कर सकता है, पर स्विच ऑफ और ऑन नहीं कर सकता। मैं चाह करके भी अपने हार्ट को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मायोजेनिक है, समझ रहे हो? ऑटो रिदमिक मसल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इट इज कह सकते हो ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स, जो नोडल टिश्यू होते हैं एक्चुअल में, जो ऑटो रिदमिसिटी शो करते हैं, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी। आप अपने हार्ट को निकाल करके बाहर भी रख दोगे ना, कॉन्ट्रैक्शन करता रहेगा, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी। ये अगर मैं बात करता हूँ नोडल टिश्यू की, 4 टाइप की हो सकते हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर, ओनली प्रेजेंट इन वॉल ऑफ वेंट्रिकल। तो इनको मैं अलग से दिखाऊं अगर, तो ऐसे दिखा सकता हूं। एसए नोड की पोजीशन क्या है भाई? सुपीरियर वेना कैवा और एट्रिया के जंक्शन पर होता है, तो साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड एसए नोड, इट इज द लार्जेस्ट नोडल टिश्यू। ठीक है, एसए नोड इज द लार्जेस्ट नोडल टिश्यू। अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, 2 बातें ध्यान रखेंगे, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिसिटी ऑफ हार्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिसिटी ऑफ हार्ट। ठीक है, पोटेंशियल कितना होगा? 70 से लेकर के 75 बीट पर मिनट, हाई पोटेंशियल एबिलिटी रखता है,
हाई पोटेंशियल एबिलिटी, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं मैं, एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, पोजीशन अपर, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। कितना पोटेंशियल जनरेट कर लेता है? 70 से 75 इंपल्स पर मिनट। जबकि एवी नोड की बात करूं तो ये आपको दिख रहा है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, पोजीशन कितनी इंपल्स? उससे कम, 60 से 65। अब बंडल ऑफ हिस से ये बंडल नीचे जाते हैं, एवी बंडल भी कह सकते हैं इनको, एवी बंडल आगे जाके लेफ्ट और राइट में डिवाइड होंगे। इसको आप बंडल ऑफ हिस, एवी बंडल या बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर भी बोल सकते हो, ठीक है। ये बंडल लेफ्ट और राइट में डिवाइड होकर के फिर फाइबर में खुल जाएंगे, इसको पुरकिंजे फाइबर बोलोगे। तो पोजीशन क्या होगी? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, कितना इंपल्स? 40 से 45, कम होता जा रहा है। जबकि पुरकिंजे फाइबर ओनली प्रेजेंट इन वॉल ऑफ वेंट्रिकल, कितना? 20 से 25 इंपल्स पर मिनट। यानी सबके पास अपनी एबिलिटी है पोटेंशियल जनरेट करने की, सबकी अपनी स्पेसिफिक पोजीशन है, फिर भी हार्ट एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन से कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये सब आपस में जुड़े होते हैं। तो जो सबसे हाई पोटेंशियल जनरेट करता है वो रिस्पॉन्सिबल होगा पूरी हार्ट की रिदमिसिटी के लिए। अगर आपका हार्ट एरिदमिक होता है, मान लो आपका ऐसे नोड खराब हो गया, ठीक है, यस, आप ऐसे नोड रिप्लेस करा दोगे, हार्ट अगेन रिदमिक हो जाएगा। यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बताया मैंने, क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू ऐसे नोड रिस्पॉन्सिबल रिदमिसिटी ऑफ हार्ट। हाँ, अगर ये काम नहीं करेगा तो मान लो आपका हार्ट क्या हो गया? एरिथमिक हो गया, तो क्या करना पड़ेगा? एक आर्टिफिशियल पेसमेकर आपको वहां पर लगाना पड़ेगा। क्लेविकल बोन के नीचे लगाते हैं, उसके वायर को सुपीरियर वेना केवा से ऐसे नोड की जगह जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपका हार्ट की अगेन से रिदमिसिटी आ जाती है। अब बताओ रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। भाई हमारा हार्ट ऑटो रिदमिक है, पर जब भी आप खुशी में होते हो तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, जब आप गम में होते हो तो हार्ट बीट स्लो हो जाती है। तो कोई तो है जो रेगुलेट कर रहा है, यस, सेरिब्रम। उसमें किससे कनेक्ट होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, यानी एसए नोड, ठीक है। तो एसए नोड बोल गया, ईएनएस। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। इसके दो पार्ट होते हैं, सिंपे और पैरा। ये इमरजेंसी में काम करता है, नॉर्मल में। भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक नर्व आती है, एसिलेटरी नर्व, और यहां नर्व आती है आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व आती है उसको बोलते हैं वेगस नर्व। ये क्वेश्चन आएगा। एसिलरेटरी नर्व क्या काम करती है? ये नर्व क्या काम करती है? ये रिलीज करती है, रिलीज, ठीक है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। जबकि ये क्या रिलीज करती है वेगस नर्व? रिलीज एसिटाइलकोलिन। और एसिटाइलकोलिन डिक्रीज करता है किसको? जबकि ये क्या करता है? इंक्रीज करता है हार्ट बीट को। तो जब भी हार्ट बीट बढ़ेगी तो उसके लिए कहीं ना कहीं एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन रिस्पॉन्सिबल होगा, एसिलेटरी नर्व या सिंपैथेटिक। हार्ट बीट घटेगी मतलब वेगस नर्व रिस्पॉन्सिबल होगी, जो एसिटाइलकोलिन को रिलीज करके आपके हार्ट बीट को स्लो करने का काम करेगी। तो ये रेगुलेशन वाला पार्ट क्वेश्चन आता है। किसी भी इंसान की हार्ट बीट बढ़ेगी, समझना, तो उसका कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगा, जो मैं बताने वाला हूँ अभी। कार्डिक, चलो आगे ही बताता हूँ, अभी यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ता हूँ। हार्ट साउंड, हार्ट में दो साउंड होती हैं, एक लव और एक डब, एक लव और एक डब। दोनों साउंड जो आती हैं, समझना, कस्पिड वॉल्व के क्लोज होने और सेमिलुनर वॉल्व के क्लोज होने की वजह से आती हैं, समझे? हाँ, तो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है इनकी, ठीक है। ये लव साउंड है, फिर डब है, फिर लव है, फिर डब है। इसकी अगर मैं ध्यान से देखोगे, इसका ड्यूरेशन ज्यादा है पर पिच कम है, इसका ड्यूरेशन कम है पर पिच ज्यादा है। जैसे लव कैसे होगा? लव डब, लव डब, लव डब। लव लंबा है पर पिच कम है, डब पिच ज्यादा है पर ड्यूरेशन कम है, ठीक है।
तो लब क्यों आता है? जब जैसे ही एवी वॉल्व बंद होते हैं ना, एक आवाज आती है फर्स्ट साउंड की, फिर सेमिनल वॉल्व बंद होते हैं, दूसरी आवाज आती है। क्योंकि वॉल्व के खुलने से कभी आवाज नहीं आती, वॉल्व के बंद होने से टकराते हैं तब आवाज आती है, ठीक है। तो लब साउंड जो आएगी कब आएगी? ड्यू टू, अच्छा इसको, एवी वॉल्व कब बंद होंगे जरा बताओ? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जब वेंट्रिकल से स्टोल करेंगे, जब वेंट्रिकल डायस्टोल करेंगे उस समय सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एवी वॉल्व क्लोज होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक साउंड। इसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक साउंड। ठीक है, डब वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक साउंड है ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखनी है। हाँ, एक चाहो तो ऐड कर सकते हो, जो लव साउंड है लो पिच है, लॉन्ग ड्यूरेशन है। उल्टा कर दो, हाई पिच है, शॉर्ट ड्यूरेशन है। अब बताओ, सेट हुआ ना मामला? एकदम सेट होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस टेस्ट, स्टेथोस्कोप लगा करके उसको चेक किया जाता है। अब आ जाओ, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन भी मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। ठीक है, ईसीजी और उसके बाद अगला टॉपिक यही होता है, ठीक है। कार्डियक साइकिल। कार्डिक का मतलब है हार्ट, साइकिल का मतलब है भाई ब्लड निकला हार्ट से फिर वापस ब्लड में गया, एक साइकिल निकला फिर वापस हार्ट में, एक साइकिल। तो इट इज अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, भाई कॉन्ट्रैक्शन हुआ हार्ट से ब्लड बाहर, रिलैक्सेशन हुआ वापस ब्लड अंदर, कॉन्ट्रैक्शन ब्लड बाहर वापस ब्लड अंदर। तो आप कह सकते हो इट इज अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ सिंगल कार्डियक मसल्स, या एट्रिया या वेंट्रिकल, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ सिंगल कार्डियक साइकिल का 0.8 सेकेंड ड्यूरेशन होता है, समझ रहे हो? यस, इसीलिए आप कह सकते हो ड्यूरेशन ऑफ सिंगल हार्ट बीट भी 0.8 सेकेंड होगा, समझ रहे हो? हाँ, ये दो क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाते हैं। अब समझना है कि एक्चुअल में इस पूरे 0.8 सेकेंड को आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे एट्रिया सिस्टोल और डायस्टोल सिंगल कार्डिक साइकिल, वेंट्रिया सिस्टोल और डायस्टोल सिंगल कार्डिक साइकिल, और सिंगल कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड। जैसे मान लो एट्रिया सिस्टोल 0.1 में तो एट्रिया डायस्टोल 0.7 में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 में तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 में। जरा काउंट करो 0.8, ऐसे काउंट करो 0.8। तो अलग अलग भी तो क्वेश्चन आ सकता है, एट्रिया सिस्टोलिक टाइम क्या होता है 0.1, एट्रिया डायस्टोलिक टाइम क्या होता है 0.7। तो मान लो एक रिंग है, 0.8 को 0.4 में डिवाइड करूं और 0.4 को 0.1, 0.3 और 0.4 में डिवाइड कर दूं, बात तो एक ही है ना। तुमसे कहूं 0.1 में एट्रिया सिस्टोल कर रहा है, 0.1 में एट्रिया सिस्टोल कर रहा है, तो रिमेनिंग टाइम में एट्रिया क्या करेगा भाई? रिमेनिंग टाइम में एट्रिया क्या करेगा? डायस्टोल। देखो 0.1 में सिस्टोल तो 0.7 में डायस्टोल नहीं कर रहा, 0.8 सेकंड हो गया। वेंट्रिकल का देखो, वेंट्रिकल का देखो, अगर तुमसे कहूं वेंट्रिकल सिस्टोल टाइम कितना 0.3, तो 0.3 में वेंट्रिकल क्या करेगा? सिस्टोल। तो रिमेनिंग टाइम में वेंट्रिकल क्या करेगा भाई? डायस्टोल करेगा। ये सब क्या हो रहा है? डायस्टोल।
तो वेंट्रिकल डायस्टोल टाइम कितना हुआ 0.4 0.1, एट्रियल सिस्टोल 0.1, तो डायस्टोल क्या हुआ 0.3 0.4। यानी अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां 0.4 सेकंड में क्या हो रहा है, इन दोनों में यहां से यहां तक क्या हो रहा है, आप बोलोगे जॉइंट डायस्टोल। इसमें क्या हो रहा है, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट मतलब एट्रिया वेंट्रिकल दोनों मिलकर के डायलेट कर रहे हैं। अच्छा 0.1 में क्या हो रहा है, इस 0.1 में क्या हो रहा है, एट्रिया सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल। 0.3 में क्या हो रहा है, 0.3 में क्या हो रहा है, हाँ 0.3 में ध्यान रखना है आपको, वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है पर एट्रिया डायस्टोल कर रहा है। वेंट्रिकल तो क्या कर रहा है यहाँ पर, सिस्टोल, एट्रिया क्या कर रहा है, डायस्टोल। ऐसे याद रखो, सिस्टोल मतलब सिकुड़ना, डायस्टोल मतलब डायलेट होना, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। ठीक है, अभी तो बेसिक बताया मैंने कि 0.8 को डिवाइड कर सकते हो, 0.8 में 0.1 में जब एट्रिया सिस्टोल करता है उस ड्यूरेशन में वेंट्रिकल डायलेट करता है, हाँ 0.3 में जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो एट्रिया डायलेट करता है, 0.4 में कोई भी सिस्टोल नहीं करता, दोनों सिर्फ डायस्टोल करते हैं, इसलिए इसको जॉइंट डायस्टोल टर्म यूज करते हैं। अब आएगी सही मायने में कार्डियक साइकिल, ये आ गई। ठीक है, सेम वही चीजें दिखा रहा हूं मैं, 0.1 0.3 0.4। मैं तुमसे कहूं कि एट्रिया वेंट्रिकल सिस्टोल कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल यहां से स्टार्ट होगा, और जब वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होता है तो एवी वॉल बंद होंगे, तो फर्स्ट हार्ट साउंड आएगी ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल, और यहां क्या होगा, वेंट्रिकल डायलेट करना चालू करेंगे, जैसे ही वेंट्रिकल डायलेट करना चालू करते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल, सेकंड हार्ट साउंड आएगी ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमिलर वॉल, अभी बताया था मैंने। ठीक है, जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल चालू करते हैं प्रेशर बढ़ता है, एवी वॉल बंद हो जाते हैं, जैसे ही वेंट्रिकल डायलेट करना चालू करते हैं प्रेशर कम होता है और नीचे आर्टरी में प्रेशर बढ़ता है, तुरंत सेमिलर वॉल बंद होते हैं। पहली साउंड दूसरी साउंड, तुमसे कहूं पहली और दूसरी के बीच का ड्यूरेशन कितना है, फर्स्ट एंड सेकंड का 0.3 सेकेंड, तुमसे कहूं दूसरी और पहली के बीच का ड्यूरेशन कितना है 0.5 सेकेंड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे क्या चालू होगा, इस 0.4 के अंदर जॉइंट डायस्टोल चल रहा है, कुछ भी सिस्टोल तो हो नहीं रहा, तो जब तक जॉइंट डायस्टोल चल रहा है मतलब एट्रिया भी डायलेट कर रहे हैं, वेंट्रिकल भी डायलेट कर रहे हैं, यानी ब्लड एट्रिया में आ रहा है और एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में भी जा रहा है, दोनों डायलेट कर रहे हैं बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन के, एट्रिया का ब्लड सीधे सीधे वेंट्रिकल में, एट्रिया का ब्लड सीधे वेंट्रिकल में जा रहा है, एट्रिया का ब्लड सीधे वेंट्रिकल में जा रहा है, क्योंकि दोनों का प्रेशर कम है, दोनों डायलेट कर रहे हैं। तो जब तक दोनों डायलेट करते हैं, एट द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल, यहां पर एंड हो गया, लगभग वेंट्रिकल में 70% ब्लड भर जाता है बिना किसी सिस्टोल के। एट द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल 70% यानी 2/3 वेंट्रिकल फिल बाय ब्लड पैसिवली, क्वेश्चन आएगा पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड में लगभग 70% वेंट्रिकल पैसिवली फिल हो जाते हैं, पैसिवली फिल हो जाते हैं। कोई डाउट? अब जैसे ही वेंट्रिकल पैसिवली फिल हो जाते हैं तो यहां पर क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल, 0.1 में एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट होगा, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, तो एट्रियल सिस्टोल चालू होगा, जैसे ही एट्रियल सिस्टोल चालू होगा तेजी से ऊपर का बचा हुआ ब्लड नीचे आएगा, तेजी से ऊपर का ब्लड नीचे तेजी से नीचे आएगा, यानी एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल, जब तक एट्रियल सिस्टोल करेगा बचा हुआ 30% ब्लड भी नीचे आ जाएगा, यहां तक। अगर मैं तुमसे कहूं एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल, रिमेनिंग बचा हुआ 30%, यानी 1/3
वेंट्रिकल फिल बाय ब्लड। अब बताओ बचे हुए जो 30% वेंट्रिकल है जो ब्लड से भर रहे हैं, एक्टिव फिलिंग होगी या पैसिव? एक्टिव फिलिंग ड्यू टू सिस्टोल। तो कितना टाइम होगा? ये कैसी फिलिंग होगी? एक्टिव फिलिंग। एक्टिव फिलिंग टाइम पीरियड कितना होगा एक्टिव फिलिंग का? 0.1 सेकेंड। क्वेश्चन आएगा पैसिव फिलिंग का ड्यूरेशन कितना होता है? 0.4 सेकेंड। एक्टिव फिलिंग का ड्यूरेशन कितना होता है? 0.1 सेकेंड। 0.4 सेकेंड और 0.1 सेकेंड। अब बताओ कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? अब आगे चलते हैं भाई। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे ईडीबी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल। यानी जब वेंट्रिकल भर रहे होते हैं पूरे भर चुके होते हैं तो कितना उसमें ब्लड आ जाता है? ईडीवी आप बोलोगे 120 ml, ईडीवी 120 ml, जो साइज ऑफ वेंट्रिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। अगर वेंट्रिकल का साइज बड़ा है तो ज्यादा ब्लड आएगा, साइज छोटा है कम ब्लड आएगा। ठीक है, तो ईडीवी नॉर्मल कितना होता है? 120 ml। ईएसबी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल समझना। ठीक है, इसमें कितना ब्लड आया? 120 ml। पर ईच वेंट्रिकल जब सिस्टोल करता है इधर भी 120 ही आएगा। ठीक है, जब ये वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो कितना ब्लड बाहर निकलेगा? 70 ml। ये सिस्टोल करेगा कितना बाहर निकलेगा? 70 ml। यानी 70 ml जो बाहर निकलता है सिस्टोल की वजह से, इसको बोलते हैं हम क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच पंप बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिंगल सिस्टोल। और सिंगल सिस्टोल के बाद जो रह गया अंदर वो ईएसबी कहलाएगा। यानी ईडीवी में से आप स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल दोगे तो बच्चा वो अंदर रह जाएगा ईएसबी। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो गया भाई? ईएसबी इज इक्वल टू ईडीवी माइनस एसबी, 120 माइनस 70, 50 ml, जो ऑलवेज फिक्स रहता है, इसमें चेंज नहीं हुआ। किसी का अगर ईडीवी ज्यादा होगा 140 तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम भी समझ रहे हो ज्यादा हो जाएगा, 70 की जगह उसका 90 हो जाएगा। तो टोटल तो 50 ही रहेगा ईएसबी। तो ईएसबी हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है। अच्छा, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml कैसे निकाला भाई? ईडीवी में से ईएसबी घटा तो स्ट्रोक वॉल्यूम निकल आएगा। कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट का मतलब इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। एक मिनट में हर वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है वो कार्डिक आउटपुट है। तो एक बार पंप कर रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम, तो एक मिनट में कितने बार स्ट्रोक वॉल्यूम होगा? जितना उसकी हार्ट बीट रेट है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट रेट पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 होता है, हार्ट बीट रेट 72। तो कार्डिक आउटपुट कितना निकलेगा? लगभग 5000, यानी 5 लीटर पर मिनट। यानी 5 लीटर ब्लड हर मिनट वेंट्रिकल से पंप हो रहा है। इसी को हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। इस पर एक क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, जो मैंने आपको टेलीग्राम पर ऑलरेडी डाल रखा है मैंने, क्या खतरनाक। ठीक है, 5 मतलब कह सकते हो आप 500 ऐसे क्वेश्चन जो नीट में आपको मिलने वाले हैं 100%। आप नीट किसी भी ईयर का देना, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे क्योंकि इसको बना ही इस पैटर्न से है मैंने 500 क्वेश्चन को। श्योर शॉर्ट 500 क्वेश्चन फॉर नीट 2025। पर वो सभी चीज के लिए, सभी जगह के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि अल्टीमेट लेवल के बने हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, डॉक्टर मनीष दुबे, एमडी सर बीएमएस, आप इस पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो वहां पर पूरी सीरीज मैंने डाल रखी है, आप उसको यूटिलाइज कर लेना। ठीक है, समझ गए ना? अल्टीमेट लेवल के, तो वहां मैंने इसका एक क्वेश्चन भी डाला हुआ है जो नीट में पूछा जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, चलो अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नीट में लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है ईसीजी से। जो मशीन होती है ईसीजी की उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, और जो ग्राफ बनता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं।
समझ रहे हो? हाँ। और श्योर शॉर्ट 500 क्वेश्चंस के अंदर ईसीजी के मैंने 4-5 क्वेश्चन डाले हैं, 4-5 क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के, यानी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। तो श्योर शॉर्ट 500 क्वेश्चन में इसके भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो ईसीजी ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, समझ रहे हो? ग्राफ को बोलते हैं। तो इसमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड यूज करते हैं, ये लिम्फ लीड होते हैं, चेस्ट लीड अलग होते हैं, उनका पूरा कॉम्बिनेशन है। एक दो ये रिस्ट पर लगाते हैं, और लेफ्ट एंकल एक ट्रायंगुलर बनता है, एंथोवेन ट्रायंगुलर। तो 3 लिम्फ लीड तो फिक्स हैं, सबको लगाई जाती हैं, लेफ्ट रिस्ट, राइट रिस्ट, और क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड टिल्ट होता है तो लेफ्ट एंकल। ठीक है, ये फिक्स है। चेस्ट लीड जो होती हैं वो वेरी करती हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो एक अपने में एक बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, चलो ठीक है। तो अगर मैं ईसीजी की बात करता हूं, उसमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ठीक है, जब ये लगाते हैं लीड, और चेस्ट लीड लगाने के बाद आपको एक इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है आपके हार्ट का। यानी ईसीजी क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल के दौरान ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में आपके हार्ट का हालचाल बयां करता है। समझ में आया? तो कैसे करता है, अब मैं उसके बारे में बात करूंगा। ये है ईसीजी। मैं एक हार्ट बनाऊंगा, फिर कंपाइल करूंगा एकदम परफेक्टली। ये आपका हार्ट है, यहाँ एसए नोड होगा, एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड। यहां पर एवी नोड होगा, एवी नोड। ये बंडल हो गए। अब देखो, सबसे पहले पोटेंशियल कहां जनरेट होगा? एसए नोड में। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहां जनरेट होगा? एसए नोड के अंदर। जैसे ही एसए नोड में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हुआ, यहां पर एक पी वेव बनेगी। तो पी वेव क्या बता रही है? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन एसए नोड। समझ रहे हो? एसए नोड के अंदर, एसए नोड के अंदर अब सारा पोटेंशियल पूरे एट्रिया में ट्रांसफर कर जाएगा, पूरे एट्रिया में ट्रांसफर कर जाएगा। गया यहां से, पूरे एट्रिया में गया, पूरे एट्रिया में गया, पूरे एट्रिया में गया, ये चला गया। अब क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल चालू होगा, उसमें टाइम लगेगा। तो यहां से यहां तक एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, यहां से यहां तक एट्रियल सिस्टोल हो रहा है। हो गया? यानी पी क्यू इंटरवल, और पी क्या बता रहा है? पी बता रहा है डीपोलराइजेशन इन एट्रिया। पी क्या बता रहा है? डी पोलराइजेशन इन एट्रिया। तो ये इंटरवल क्या बता रहा है? कॉन्ट्रैक्शन इन एट्रिया। यानी पहले इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होगा, डीपोलराइजेशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएगा। और एक इंपल्स कहां जाएगी? यहां से एवी नोड के पास। अब किसकी बारी आई? एवी नोड की बारी आई। एसए नोड, एवी नोड, साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। कोई डाउट? हाँ, साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अगर मैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की बात करता हूं, यस, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की बात करता हूं, तो अब इसके एक्साइटेशन की बारी। अब ये एक्साइटेटेड होगा। इसका एक्साइटेशन कैसे होगा? क्यू नीचे जाएगा पहले, जब तक नेगेटिव जीरो से नीचे जा रही है तब तक कोई पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। नेगेटिव वेव जा रही है जीरो से नीचे, जीरो से ऊपर जाएगी तब जाकर के पोटेंशियल जनरेट होगा। तो क्यू नीचे गई, और फिर तेजी से ऊपर जाएगी, ये क्यू आर, फिर नीचे आएगी नेगेटिव, और फिर एस। क्लियर? क्यू आर एस। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या बता रहा है? क्यू
RS क्या बता रहा है? इट इज अ डीपोलराइजेशन इन वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन इन वेंट्रिकल। भाई डीपोलराइजेशन को बता रहा है, अब वेंट्रिकल की बारी। अब सारा का सारा कंडक्शन कहां जाएगा डीपोलराइजेशन के बाद? पूरे के पूरे इनमें होता हुआ पूरे वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में चला गया, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की बारी, सिमेट्री की तरह। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यहां से स्टार्ट हो जाएगा, यहां से, और यहां तक चलेगा, यहां तक चलेगा, यहां तक चलेगा एट द एंड ऑफ टी वेव। तो क्यू टी इंटरवल क्या बता रहा है? क्यू टी इंटरवल वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का बता रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल। एनसीईआरटी साफ साफ बोल रही है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एट द एंड ऑफ टी वेव तक होता है। तो टी वेव क्या बता रही है? भाई एट्रिया भी कॉन्टैक्ट कर गया, वेंट्रिकल भी कर गया, अब क्या होगा? वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन की बारी, एक्साइटेड मोड से रिलैक्स मोड में जाने की बारी। ठीक है, तो टी वेव क्या बताएगी? इट इज अ रीपोलराइजेशन, री उल्टा, री पोलराइजेशन इन वेंट्रिकल, यानी वेंट्रिकल का एक्साइटेड मोड से रिलैक्स मोड में आना, वेंट्रिकल का एक्साइटेड मोड से रिलैक्स मोड में आना। और यहां से जब तक अगली पी वेव नहीं जनरेट हो जाती, जब तक अगली पी वेव जनरेट नहीं हो जाती, तब तक ये पूरा का पूरा ये मैं लिख देता हूं, टीपी इंटरवल क्या कहलाएगा? टीपी इंटरवल एनसीईआरटी ने रखा, मैं बोल रहा हूं रिलैक्सेशन। जब तक कि पी वेव जनरेट नहीं हो, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। यानी ये पी वेव बता रही है डीपोलराइजेशन इन एट्रिया, डीपोलराइजेशन इन वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन इन वेंट्रिकल। बीच का पार्ट क्या बता रहा है? कॉन्ट्रैक्शन इन एट्रिया, कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल, रिलैक्सेशन इन वेंट्रिकल। अब बताओ कोई डाउट? इसको ऐसे भी कर सकते हो, ड्यूरेशन अगर आपसे निकलवा दे तो एक ट्रिक और बता देता हूं मैं आपको, चलो सुपर ट्रिक। 0.1, 0.3, 0.4, यहाँ पी वेव आएगी, यहाँ क्यू आर एस आएगी, तो यहाँ टी वेव आएगी। पी और क्यू आर एस के बीच का टाइम इंटरवल 0.3, इसके बीच 0.1, 0.3, 0.4। अब किसी के बीच का भी टाइम इंटरवल निकालो, ठीक है, इसके इसके बीच का, इसके इसके बीच का, इसके इसके बीच का, किसी के बीच का भी टाइम इंटरवल निकालो, सुपर ट्रिक। इसी को एनसीईआरटी ने लिख दिया है यहाँ पर पैरेलल। अच्छा मैंने सीन बता दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी की सारी लाइनें मैंने उसमें जोड़ दी हैं, ठीक है। अब यहां तक कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए, सिंपल तरीके से। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, बस ध्यान रखना, हाई ब्लड प्रेशर, समझना मेरी बात, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल बीपी 120 80, इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे, इसको डायस्टोलिक। भाई हाई क्यों बोला? जैसे किसी पाइप को आप दबाओ तेजी से, हाई प्रेशर से ब्लड बहेगा, सिस्टोलिक, फिर छोड़ दो, ढीला कर दो, डायस्टोलिक। तो दो ब्लड प्रेशर होते हैं, हाई और लो, 120 और 80, ठीक है। इसको हाइपरटेंशन कब बोलोगे? जब 120 वाला आपका 140 और 80 वाला आपका 90 हो जाए, यस, ये हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर कहलाएगा, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। 120 वाला 140 हो जाए, ये 90 हो जाए, ये हाई ब्लड प्रेशर कहलाएगा। और इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपके वाइटल ऑर्गन है, जो वाइटल ऑर्गन है, ठीक है, लाइक ब्रेन एंड किडनी, इनके डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, समझे? क्योंकि छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, रप्चर हो जाती है, इंटरनल क्लॉटिंग हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, समझ गए ना? तो बस इतना याद रखना है, इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, सीएडी। अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर, समझना,
कोरोनरी आर्टरी समझते हो, जो हार्ट में ब्लड लेकर के जाती है, कोरोनरी आर्टरी। हार्ट की वॉल में जो ब्लड लेके जाती है, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में धीरे 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 कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से धीरे धीरे यहां फाइबर्स भी डिपोजिट होना चालू हो जाएंगे, कैल्शियम आयन भी डिपोजिट होना चालू हो जाएंगे, कैल्शियम आयन वगैरह, फैट वगैरह भी डिपोजिट होना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे एथरोमा बन जाएगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे पहाड़ से बन जाएंगे इसके अंदर, ये ऐसे फॉर्मेशन ऑफ एथीरोमा, कोरोनरी आर्टरी में फॉर्मेशन ऑफ एथरोमा या डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर्स एटसेट्रा, इसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, फॉर्मेशन ऑफ एथीरोमा, एथेरोमा बन रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है, पहाड़ बन रहा है, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर एक्सेट्रा, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। विच मेक द ल्यूमिन ऑफ आर्टरी नैरो, और आर्टरी का ल्यूमिन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और जिस दिन ये पहाड़ टूटा ना तो ब्लीडिंग होगी, क्लॉटिंग होगी, और हार्ट की वॉल में ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, इससे एकदम हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, समझ रहे हो। पर धीरे धीरे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ हार्ट की वॉल में ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस होगी, जिससे एक्यूट चेस्ट पेन होगा, जिसको एंजाइना बोलते हैं, ठीक है। ड्यू टू इनफ नो इनफ ऑक्सीजन, ठीक है, रीचिंग टू हार्ट मसल्स, ठीक है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई कम हो रही है एथ्रोमा की वजह से, ठीक है। ये मैन वुमेन किसी में भी हो सकती है, पर मिडिल या अर्ली स्टेज में ज्यादा देखने को मिलती है, इसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। सीवियर एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू नो इनफ ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट मसल्स ड्यू टू एथ्रोमा। फिर हार्ट फेल्योर, जब हार्ट की मसल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रही, तो हार्ट को जितना काम करना चाहिए उतना काम कर पाएगा, आप ही बताओ, नहीं कर पाएगा, तो कार्डिक आउटपुट स्लो नहीं हो जाएगा, ठीक है। नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, समझ रहे हो, हाँ, इनफ टू मीट नीड ऑफ द बॉडी, जितनी बॉडी को जरूरत है उतना ब्लड पंप नहीं हो रहा, ऑक्सीजन पंप नहीं हो रही, समझ रहे, उतनी ऑक्सीजन टिश्यू के पास नहीं पहुंच रही, इसको हार्ट फेल्योर बोलते हैं। जो भाई सीएडी की वजह से तो होता ही है, पर आपके लंग्स में अगर कंजक्शन है, म्यूकस भरा हुआ है, तब भी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो एक कारण और है इसका, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। क्यों? ड्यू टू कंजक्शन ऑफ लंग्स, अगर कंजक्शन ऑफ लंग्स है तो इसको कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बोलते हैं, ठीक है। हार्ट अटैक, डेथ ऑफ अ पार्ट ऑफ कार्डिक मसल्स, भाई हार्ट अटैक पड़ा, पहला अटैक था, बच गए, क्योंकि हार्ट की कुछ मसल्स की डेथ हो गई, ठीक है। और डेथ ऑफ कंप्लीट कार्डिक मसल्स, सारे हार्ट के मसल्स डेथ एक बार में ही कर गए, कार्डिक आउटपुट जीरो हो गया, पिप 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 स्ट्रेट लाइन आ गई, तो इसको कार्डिक अरेस्ट बोलते हैं, कार्डिक अरेस्ट, तो इसको बोलते हैं बेटा हार्ट अटैक, इसको बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, कंप्लीट डेथ ऑफ कार्डिक मसल्स, कंप्लीट डेथ ऑफ कार्डिक मसल्स। हाँ तो बेटा यहाँ के आपका चैप्टर एंड हो जाता है, ठीक है, ओके। तो कल से मैराथन स्टार्ट हो रहा है, परसों यानी मंडे यानी 14 तारीख को मेरा मैराथन लगा हुआ है, जिसके अंदर मैं पूरा ह्यूमन फिजियो विद सुपर क्वेश्चंस, विद हाईली रिपीटेड क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से रिवीजन होगा आपका। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं महा मैराथन में। और एक बार फिर से, जो कई बार हम रिवीजन करा चुके हैं, एक बार फिर से, ठीक है, नीट के पूरे सिलेबस को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस के साथ रिवाइज करते हैं, ठीक है।
और फोड़ते हैं यार 2025। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।